बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में शुरू किया था उर्दू अदब का तारुफ़। बहुत मुख्तसर तारुफ़, आपको ये मैंने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में भी बताया था कि उर्दू अदब के तारुफ़ को हम कई लेक्चर में भी और कई पहलुओं के हवाले से भी, कई हवालों से भी अगर हम करें तो शायद ये मुकम्मल ना हो सके। यानी ये इतना वसी व अरीज़ जो है वो मौजू है जिसे हम शायद एक या दो या 3 लेक्चर में जो है उसको हम मुकम्मल नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ मुख्तसरन मैंने कोशिश सिर्फ ये की है कि आपको सिर्फ कम से कम बात करके आप ज़्यादा मालूमात को समझ सकें। यानी उस चीज़ की हम कहते हैं ना, हर मज़मून की एक बुनियाद होती है, तो आप कम से कम इसकी बुनियाद को समझ सकें। वैसे आपके पास मुताले के लिए किताबें मौजूद हैं, आप मुताला कीजिए। आपको अपना मुताला वसी करना चाहिए, हर मौजू पे आपको मुताला करना चाहिए वसी। तो इस पे मैंने आपको बताया था, हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो तसव्वुफ़ पे रिसाला था उसमें कुछ मज़ामीन जो थे वो ख्वाजा जहांगीर ने शुरू किए थे लिखने, लेकिन उसको हम बाकायदा एक किताब नहीं कह सकते। मज़ामीन एक रिसाले में लिखे गए तो उसको हम इब्तिदा तो कह सकते हैं, लेकिन बाकायदा किताब नहीं। अब बाकायदा किताब जो है वो ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज, आपने अगर नाम कभी सुना हो, वलीउल्लाह हैं, अल्लाह के बहुत जो है मुक़र्रब जो हैं वो वली हैं, दोस्त हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह इन्हें चाहने वाला है। तो उन्होंने एक किताब लिखी और ये किताब भी तसव्वुफ़ पर है और इसका जो नाम है वो है मिराजुल आशिकीन। और ये तहकीक के बाद, यानी देखें जब ख्वाजा अशरफ ने लिखी थी अपनी तहरीरें, उसके बाद भी कई और भी जो अफराद थे, कई और मुसन्निफ़ीन जो थे, उन्होंने इसमें कोशिश की। यानी ये मैं आपको सिर्फ बड़ी बड़ी कोशिशें बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि पहली वो थे और दूसरे ये नहीं। उनके दरमियान बहुत सारे और भी ऐसे मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने नसर निगारी जो है वो उसके अंदर यानी इब्तिदा की, उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखा, खुसूसन तसव्वुफ़ पर ही लिखा। लेकिन जो हम बाकायदा किसी को तहरीर को किताब जिसको मानते हैं हम, नसर पर पहली किताब, तो उस पर हम इसकी बात करें वो मिराजुल आशिकीन है। और इसका आप सन दे सकते हैं 1300 जो है वो 98 है, ठीक है। यानी आप इसका सन से अंदाज़ा लगवाएं, ईस्वी की बात हो रही है ये। अब देखें, अगर इसके बाद ये पहली कोशिश है, इस पहली कोशिश के बाद आज तक जो हम मैं और आज जो आप लोग 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, आज तक उर्दू की तहरीरों की, किताबों की, यानी सरमाया जो है, इल्मी और अदबी सरमाया इंतहाई वसी हो चुका। क्योंकि कोई भी जो ज़बान होती है ना, वो ज़बान किससे पहचानी जाती है? हर ज़बान की वुसअत का अंदाज़ा उसकी इल्मी और अदबी सरमाए से। आपको किसी भी ज़बान के बारे में मालूम करना है कि वो ज़बान कितनी वसी और अरीज़ है, कितनी वुसअत है, कितनी कुशादगी है, तो उसका हम क्या देखते हैं? उसका अदबी सरमाया देखते हैं। वो अदबी सरमाया चाहे नसर की सूरत में हो या शायरी की सूरत में हो। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो फ़िलहाल हम नसर की कर रहे हैं। तो नसर के बयान के आपको मैंने तरीके भी बताए थे, फिर मैंने कहा कि मैं आपको इसको दोहरा देती हूँ ताकि आपको इस जहन नशीन हो जाए। 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है तकरीर या बयान, यानी जो हम कोई बात तकरीर के ज़रिए से समझाते हैं या उसे हम बयान करते हैं, बयान करना, ख़िताब करना, तकरीर करना, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? तहरीर। तहरीर मज़मून की भी हो सकती है, मज़ामीन की भी हो सकती है, किताब की भी हो सकती है। तो ये 2 बुनियादी तरीके हैं नसर निगारी के, ठीक है। अब हम आगे चाहते हैं, यानी देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहलू कई हैं, हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर मैं इसकी तारीख़ अभी आपके सामने पेश करने लग जाऊं, वो तारीख़ कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया अगर 10 लेक्चर भी मैं दे दूं तो उर्दू अदब की तारीख़ जो है ज़माने के हिसाब से अहद ब अहद कैसे उसने तरक्की की, बड़ी वसी व अरीज़ है। हम इसको मुख्तसरन जो है हर चीज़ को देखते देखते आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आगे। अब हमारा असल क्या है? देखें, अदब चाहे उर्दू का हो या किसी भी ज़बान का हो, ठीक है। अदब कहते हैं किसे? अदब कहते हैं उस नसरी सरमाए को, उस किसी भी सरमाए को, यानी जो इल्मी और अदबी सरमाया होता है, कि वो उन 2 हिस्सों में किस तरह से तकसीम है। यानी 2 हिस्से कौन से होते हैं?
एक हिस्सा होता है नसर और एक हिस्सा नज़म ये शायरी का होता है। आप अंग्रेज़ी ले लीजिए, आप फ्रेंच ले लीजिए, चाइनीज़ ले लीजिए, जितनी भी ज़बानें हैं वो अपने अदब से पहचानी जाती हैं, ठीक है। और इसमें अमूमन जो है जब नसर के हवाले से बात की जाती है तो उसमें पुरानी चीज़ें, कदीम ज़माने में क्या चीज़ थी, क्या राइज थी, क्या ज़बान थी, अब उसमें क्या तब्दीलियाँ आ गई, क्या नए अल्फाज का, क्या ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा हुआ, वो हम तमाम का तमाम इन दो हवालों से देखते हैं। तो उर्दू अदब की हम बात करें, इसीलिए मैंने यहाँ उर्दू अदब लिखा। उर्दू अदब के दो बड़े हिस्से हो गए, एक हो गई नसर और एक हो गई नज़म। नसर क्या है और नज़म क्या है, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। नज़म क्या है, देखिए जब हम कोई चीज़ नज़म, शायरी, नज़म से मुराद सिर्फ नज़म नहीं है, शायरी है, ठीक है। तो अगर हम उसमें वज़न, अब कौन सा वज़न, वो वाला वज़न नहीं जो हम उठाते हैं, नहीं। देखें जब कोई चीज़ हम ऐसे बयान करें जिसके अंदर काफ़िया और रदीफ़ हो और उनके अल्फाज के दरमियान एक बाकायदा हमें जो है वो यानी अल्फाज का वज़न नज़र आए, तो उसे हम कहते हैं शायरी। और जब हम उस चीज़ को काफ़िए रदीफ़ के ताल्लुक़ से आज़ाद कर देते हैं और उसे जुमलों में बयान करते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाती है, नसर, ठीक है। यानी देखें ख़यालात का इजहार, जज्बात का इजहार यहाँ भी है, ख़यालात और जज्बात और एहसासात का यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के दरमियान कि वो जहाँ काफ़ी और अदीफ़ में, और मैंने आपको एक लफ्ज़ कहा था मुकफ़ा और मुसज्जा, पुराने ज़माने में की जो ज़बान होती थी यानी बोलते नसर ही थे, अल्फाज ही बोलते थे, लेकिन क्या होता था काफ़ी और अदीफ़, भाई तुम कहाँ जा रहे थे, मैं वहाँ जा रहा था, यानी जिसने सवाल किया वो जवाब भी उसी में दे रहा है, काफ़ी और अदीफ़ में दे रहा है। तो अगर देखा जाए ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन उस ज़माने में इसलिए हमें मुश्किल लगता है, लेकिन तब क्या था, तब ये एक आम था, उस दौर के लोगों का ये एक आम रिवाज था, ठीक। अब हम आगे आ जाते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी नसर को, कि नसर जो है वो यानी उर्दू नसर साख्त के एतबार से कितने हिस्सों में या कितनी अहम तरीन असनाफ, इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं असनाफ, असनाफ अदब या सिन्फ, ठीक है। सिन्फ की ये जमा है इसकी, ठीक है, और ये इसकी वाहिद है। सिन्फ का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, किस्म, किसी चीज़ की किस्म, जैसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं ना टाइप, काइंड्स, टाइप। तो जो सिन्फ है और ये इसकी असनाफ है, कितने असनाफ अदब पर मुश्तमिल है, यानी नसर किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। पहले मैं सिर्फ इनके नाम बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी जो है आगाही हो जाए। दास्तान, कहानी, अफसाना, मजमून, नावल, ड्रामा, खुतूत निगारी, कॉलम निगारी, रिपोर्ट, इंशाइया निगारी, तंज़ो मिज़ा। अब देखा जाए तो इनमें दो चार तो आप कहेंगे ये तो कहानी तो सब में ही आ रही है, बिल्कुल सही, कहानी दास्तान में भी है, कहानी में भी है, अफसाने में भी है, और नावल में भी है, और ड्रामे में भी कहानी है। लेकिन अब इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है, इनमें फ़र्क साख्त का भी है, इनको इस्तेमाल करने का भी है। सबसे पहले हम आ जाएं दास्तान। दास्तान कहानी की सबसे पुरानी या पहली किस्म है, ठीक है। यानी जब इंसान ने बोलना शुरू किया, इंसान ने अपने इजहार किया, अपनी चीज़ें बताना शुरू की, कहानियाँ सुनाना शुरू की। कहानियाँ अगर असली हैं यानी हकीकी हैं तो वो फ़र्ज़ी कहानियाँ नहीं होती, वो हकीकी कहानियाँ होती हैं। कुछ फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं, ज़्यादा बल्कि फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं, वो फ़र्ज़ी कहानियाँ भी दास्तान में। अब दास्तान का क्या तरीका था, आज हम दास्तान का वक्त नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, दास्तान गो, दास्तान पेश करने वाला दास्तान गो कहलाता था, यानी वो दास्तान सुनाता रहता था। लोगों के पास पहले अपने आप को कहते हैं ना तफरी फराहम करने का कोई ज़रिया नहीं था, तो वो किसी भी जगह खड़ा हो जाता, जाके किसी बाज़ार में खड़ा हो गया, अब उसने दास्तान अपने दिल से गढ़ना शुरू कर दी, इसीलिए मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गढ़ना, दिल से गढ़ना शुरू कर दी। एक कहानी ख़त्म हुई, उसके बाद अगली कहानी उसी कहानी के इख्तिताम से शुरू हो गई, ठीक है। अब वो ख़त्म हुई, फिर दूसरी, यानी एक कहना चाहिए कि लामहदूद सिलसिला है जो चलता ही चला जा रहा है। यानी ये हर कोई इस फ़न में माहिर नहीं होता था, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी दास्तान को भी एक तरह से मुसन्निफ़ था, उस दौर का बड़ा मुसन्निफ़ था, लेकिन वो लिख नहीं रहा है, वो दास्तान उस वक्त लिख नहीं रहा था, वो ज़बानी सुना रहा है। दास्तानें लिखी भी गई हैं बहुत सारे मुसन्निफ़ीन में। जब हम दास्तान की बात करेंगे, दास्तान बहुत सारे मुसन्निफ़ीन की बड़ी मशहूर है, जैसे दास्तान अमीर हमज़ा। दास्तान का तरीका क्योंकि कदीम तरीका है, फ़ारसी से आया,
तो हमने भी इसको इख्तियार किया, उर्दू में भी इसको इख्तियार किया गया, अरबी ज़बान में भी दास्तानें हैं, दुनिया के दीगर और जो ज़बानें उनमें भी हैं। लेकिन आज दास्तान का तरीका रिवाज क्यों नहीं है? आज हमारे पास वक्त नहीं है, आज हमारे पास बहुत कम वक्त है, और हम उस कम वक्त में हमारे पास जो ज़राए हैं वो बढ़ भी चुके हैं तफरी के, लेकिन हम इस तफरी के ज़रिए को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो कहानी दोनों जगह आ गई, कहानी मुख्तसर भी हो सकती है, कहानी की नौइयत कई हो सकती हैं, अपनी नौइयत के हिसाब से बच्चों की कहानियाँ हैं, जासूसी कहानियाँ हैं, इस्लाही कहानियाँ हैं, कोई रोमानवी कहानियाँ, मतलब बहुत सारा कुछ है। आ गया ये अफसाना, दास्तान में भी कहानी, कहानी में भी कहानी, अफसाने में भी कहानी। अफसाने की मुख्तसर तारीफ़ क्या है? मुख्तसर तहरीर, ऐसा यानी चीज़, ऐसी तहरीर जिसे आप एक नशिस्त में पढ़ लें। नशिस्त मीन एक सिटिंग में, एक बार बैठे आप घंटे में या 2 घंटे में। कुछ लोग बड़े तेज़ पढ़ते हैं ना, उनके रफ्तार पढ़ने की होती है, तो वो 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ज़रा सुस्त होते हैं तो वो 2 घंटे या 3 घंटे लगा लेते हैं, लेकिन वो इतनी मुख्तसर कहानी होगी कि वो एक दफ़ा में पढ़ के पूरी जो हैं वो उठ जाएंगे। इसके लिए एडगर एलन पो जो हैं वो अंग्रेज़ी के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में जो है, क्योंकि देखिए अंग्रेज़ी ज़बान से अफसाना हमारे यहाँ आया, अफसाना उर्दू का अपना नहीं है, ठीक है, ये हमारी अपनी सिन्फ नहीं है, ये अंग्रेज़ी अदब से हमारे अदब में आई है। और अंग्रेज़ी में भी बता दूँ उनकी अपनी नहीं है, उनकी आई है फ्रेंच से, फ्रांसीसी अदब से अंग्रेज़ी में आई, और अंग्रेज़ी से ये ज़ाहिर है कि उर्दू में आ गई। तो मुख्तसर अफसाना लोगों के पास अब वक्त जैसे जैसे कम होता गया और उनकी मसरूफियात में इजाफ़ा होता गया, तो कोशिश ये की जाने लगी कि कहानी को मुख्तसर तौर पर जो है वो पढ़ा और सुना जाए। तो अफसाने की इब्तिदा हुई और अफसाने लिखे गए, और अफसाने का मकसद यही है कि आप जिसे, इसमें किरदार भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 1 या 2 3, इससे ज़्यादा किरदार 4 हो जाएंगे, मतलब एक महदूद तादाद में किरदार होंगे। कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, एक कहानी में कई कहानियाँ नहीं चल रही होंगी, एक ही कहानी होगी और बिल्कुल आसान होगा। जब आप पढ़ेंगे अफसाना तो यकीनन आपको सेकंड ईयर में ही आपको अफसाने मिलेंगे, तो आप मेरी बात को समझ सकेंगे। फिर आ जाएँ, तीसरा हमारा आ गया मज़मून, मज़ामीन, जो हम शुरू से लिखते आए, बचपन से लिखते हैं ना। वो आपको एक टॉपिक दे दिया गया, आपको एक मौजू, बच्चों इस पर लिख के लाओ, एक मज़मून लिख के लाओ, मेरे प्यारी जो है टीचर, कोई भी मौजू। आप मज़ामीन भी नौइयत के हिसाब से बदलते रहते हैं, साइंसी मज़ामीन है, इस्लाही मज़ामीन है, मालूमाती मज़ामीन है, यानी मज़ामीन के हिसाब से, उनकी नौइयत के हिसाब से उनकी अक़साम होती है। तो मज़मून वो है जो हम और आप सभी लिखते हैं, एक तरह से हमें आदत डाली जाती है लिखने की। जुमला लिखते हैं, जुमला जोड़ते हैं, पहले उसका एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसका इब्तिदाइया बनाते हैं, फिर उसका दरमियान का बनाते हैं, और आखिर में उसका इख्तिताम दे देते हैं, खुलासा दे देते हैं। उसके बाद आ जाइए नॉवेल अफसाने ही की एक शक्ल है, अफसाने ही की एक, समझ लीजिए कि एक किस्म है। अफसाना मैंने आपको क्या बताया था, मुख्तसर कहानी है, किरदार कम है, कहानी भी एक है। इसमें क्या है, किरदार ज़्यादा, कहानियाँ भी ज़्यादा। जितने किरदार हैं उनकी कहानियाँ भी साथ साथ चल रही हैं, और असल कहानी के साथ जो हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। तो वो नॉवेल है, और इसको आपको पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा, दिन भी लग सकते हैं। और आपने देखा है कि नॉवेल जो हैं वो बड़े जो हैं अच्छे सेहतमंद होते हैं, और उन्हें आप पढ़ते हैं। अगला आ जाइए ड्रामा। अब ड्रामा क्या है? ड्रामा जो है वो भी अंग्रेज़ी से हमारे अदब में आया, यानी हमारे अदब का ये हिस्सा नहीं था, अंग्रेज़ी से ही हमारे अदब में आया। और ड्रामा अंग्रेज़ी का भी अपना हिस्सा नहीं है। आपको पता है ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका लफ्ज़ी मतलब होता है करके दिखाना। यानी आपको मालूम ही है, जो कहानी यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं ना, कहानी में भी पढ़ रहे हैं, अफसाने में भी। अब जो किरदार अपने ऊपर तारी कर ले, और जो किरदार वो अपने यानी मुकालमों के ज़रिए से, उन्हें मकालमे कहते हैं, जिन्हें आप अंग्रेज़ी में डायलॉग्स कहते हैं, मुकालमों के ज़रिए जब पेश करते हैं कहानी, और आप सुनते हैं या देखते हैं, उसकी भी कई किस्में हैं। जब हम ड्रामा पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कितने किस्म का ड्रामा होता है। तो वो ड्रामा, और ये वो है, मैं और आप बड़े शौक़ से देखते हैं ना ड्रामे, ये वही वाले ड्रामे हैं ना, टीवी पे देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो ये वो ड्रामे हो गए। खुतूत निगारी, आप देख रहे हैं, ये मेरे और आपके ख़त नहीं है, ये हमारे ज़ाती खुतूत नहीं है, ये वो खुतूत हैं जो कि मुसन्निफ़ीन या शोरा के, और ऐसे खुतूत जिसमें कोई अदबी या उसका इल्मी पहलू निकलता है, वो शाया किए गए। और इन्होंने एक बात और भी फ़ौरन जहन में आती है ना हमारे, क्योंकि हम लोग आजकल के इस मादियत परस्ती के दौर में रहते हैं। अरे ये ख़त इन्होंने लिखे इसलिए होंगे कि छपे, नहीं, ये ख़त इन्होंने इसलिए नहीं लिखे थे, ये उनके बहुत माद जो हैं वो
छपे, और न सिर्फ छपे बल्कि उनको अदब का हिस्सा बनाया गया और बाकायदा उनको बहुत तौक़ीर और इज़्ज़त दी गई। तो ये वो खुतूत निगारी है जो बाकायदा की जाती है, जिसमें हमारे गालिब जो हैं मशहूर हैं, जिन्होंने इब्तिदा की, मकालमे को मरासले को बदल के मकालमा बना दिया ख़त में। ठीक है, ये वो खुतूत निगारी है और इनका भी एक अपना बहुत बुलंद मुकाम है। इसमें कई नाम हैं, अल्लामा इकबाल का है, अकबर अलाहाबादी का है, डिप्टी नज़ीर अहमद का है, और भी कई लोग हैं जिनके नाम आते हैं, आज के दौर में भी आते हैं। आगे आ जाइए, कॉलम निगारी। अब कॉलम निगारी क्या है? कॉलम आप लिखते हैं किसी भी अखबार के अंदर। जब अखबार में आप किसी मौजू पर, किसी हालात हाज़रा पर, या जो भी किसी भी नौइयत का हो सकता है, वो सियासी भी हो सकता है, मौशी भी हो सकता है, माशरती भी हो सकता है, मजहबी भी हो सकता है, किसी भी पहलू का जो हम लिखते हैं, यानी जो मौजूदा हालात हैं उन पर जब आप कोई चीज़ बयान करते हैं, मुसन्निफ़ कॉलम निगार बयान करता है, तो वो कॉलम निगारी कहलाती है। और ये भी बाकायदा एक पूरा फ़न है, हर कोई नहीं लिख सकता। मुसन्निफ़ होना, जानना चीज़ों को, वाक़यात को जानना, कोई चीज़ कैसे हुई उसके गहराई में जाना, वो सारा जो है वो एक कॉलम निगार का काम है। उसके बाद आ जाइए रपोतास। रपोतास या जिसे हम रिपोर्ट निगारी कहते हैं। रिपोर्ट निगारी का मतलब क्या है? रिपोर्ट निगारी हम मंज़र पर करते हैं, यानी क्या मंज़र है, क्या मंज़र पेश किया जा रहा है, क्या उसके अंदर जो है, यानी हमें जो है किस चीज़ की रिपोर्ट निगारी कर रहे हैं। अब रिपोर्ट निगारी आमतौर पर देखें अपने नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें हम कोई वाक़या, कोई हादसा, किसी मजलिस कह लें, किसी महफ़िल कह लें, किसी अहम तकरीब कह लें, उसकी हम रिपोर्ट निगारी कर रहे होते हैं। और रिपोर्ट निगारी हम तहरीर की सूरत में करते हैं, यानी कोई वाक़या हुआ, पेश हुआ, तो उसकी रिपोर्ट लिखी गई। कोई अहम तकरीब हुई, उस तकरीब का हाल लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, अक्सर आपको लिखने के लिए आती है कि भाई अपने स्कूल की जो आपकी अलविदाई तकरीब है उसको आप जो है वो बयान करें। तो ये एक तरह से मजमून भी है और ये एक तरह से आपको रिपोर्ट निगारी के भी बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये इब्तिदा उस चीज़ की है, तो इसमें इस नौइयत की जो है वो यानी मौज़ूआत शामिल होते हैं। उसके बाद है इंशाइया निगारी। अब इंशाइया क्या है? इंशाइया है तो मजमून ही, लेकिन जब हम कोई चीज़ बयान कर रहे होते हैं नसर की सूरत में, इसकी भी कई अक़साम है इंशाइये की। इंशाइया भी कई तरह का है, फ़िकारिया है, यानी जिसको हम कहते हैं ना तंज़िया है, फ़िक्री है, कोई उसमें फ़िक्री पहलू दिया गया है, कोई मजहबी पहलू दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी जब हम इंशाइया लिखेंगे, ये इस चीज़ को, निगारी का लफ्ज़ बार बार आ रहा है, निगारी कहते हैं लिखने को, तहरीर करने को। सही है। सबसे आखिर में हमारा जो मौजू है वो तंज़ो मिज़ा है। ठीक है, तंज़ो मिज़ाह के जब हम मज़ामीन बयान कर रहे होते हैं, बड़े शौक़ से हम सब पढ़ते हैं, मैं और आप बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, और हमारे होंठों पर जो है वो हल्की सी मुस्कुराहट या तबस्सुम आ जाता है कि कितना अच्छा जो यानी मुसन्निफ़ है उसने कितने अच्छे अल्फाज का चुनाव और कितने अच्छे जुमलों का जो है वो इंतखाब किया, और उससे हम जो है यानी हमें बड़ा अच्छा सा तासुर। और तंज़ो मिज़ाह एक वो चीज़ है जिससे आप बड़ी से बड़ी बात, यानी जो हम कहते हैं ना, अगर आप किसी संजीदा मजमून में लिख दें, किसी आप कॉलम में लिख दें, तो लोग कहते हैं ना आपके पीछे पड़ जाएंगे, भाई ये क्या कर दिया। लेकिन जब आप उसे हल्के फुल्के अंदाज में, उसे थोड़ा सा तंज के साथ, थोड़ा सा मिजाह के साथ पेश करेंगे, तो बड़ी से बड़ी, वो कहते हैं ना कड़वी गोली खाई जा सकती है, तो वो बड़ी से बड़ी बात भी आप बिल्कुल आराम से जब बयान करेंगे तो सब उसे बहुत खुश दिली से ना सिर्फ उसे सुनेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ना सिर्फ उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे, बल्कि जो है उससे अपनी जो गलती है उसकी तरफ भी उनकी निशानदेही हो जाएगी। तो ये मैंने एक हल्का सा आपके सामने एक तारुफ पेश किया है नसर का, कि नसर की ये साख्त के एतबार से, शक्ल के एतबार से ये अक़साम होती हैं, ये इतनी किस्म की नसर हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, लेकिन ये मैंने बड़ी बड़ी पेश की हैं। इसके अलावा हो सकता है एक दो और हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो पेश किए हैं जो अभी राइज भी हैं और जो इस वक्त जो है हम आम तौर पर जिनका मुताला भी करते हैं। तो मेरे ख्याल है कि आप लोग आज के जो लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और जो अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो उसे आप जो है आप पूछिएगा। और ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया कि ये तो एक ऐसा मौजू है ना कि बहुत वसी मौजू है, इसे हम चंद चीज़ों में इसको हम यानी तशनीगी रह जाती है। सिर्फ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है। कोशिश करूँगी जब मैं हम कोई ख़ास चीज़, जब हम अफसाना पढ़ें तो अफसाने की तारीफ़ कर लें, फिर आपको मैं याद दिला दूँ, तो ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया, यानी नसर की कितनी अक़साम है। मेरे ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा।